नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस YouTube एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड यानी कि मेदांता हॉस्पिटल्स की। तो आज के वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या क्या हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की कि बिजनेस करता क्या है, उसमें क्या उसके कोर ऑपरेशंस हैं, कहाँ पे वो ऑपरेट करता है, कहाँ से रेवेन्यू आता है, उस सब की बात होगी। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल्स में जिसमें हम ग्रोथ, मार्जिन्स, रिटर्न रेशियोज और डेट स्ट्रक्चर और कैश फ्लोज की बात करेंगे हम। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की कि आज की डेट में प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक लेवल पे कहाँ पे मार्जिन हैं। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की जिसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आज के डेट में प्राइस ट्रेंड कहाँ पे है, रिसेंटली वॉल्यूम किस तरह रहा है, आरएस और आरएसए का स्ट्रक्चर किस तरह है, जिससे कि हमें पता लग पाएगा कि आज के डेट में टेक्निकली क्या स्टॉक अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है या खराब एक्ट कर रहा है। फिर हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स की जिसमें कि हम फ्यूचर डेवलपमेंट्स जो कि इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी क्या कर रही है, कहाँ पे केपेक्स कर रही है, कुछ नया आ रहा है, कहाँ सब की बात इसमें होगी। फिर हम की रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से इन फ्यूचर ऐसे रिस्क हैं जो इन फ्यूचर स्टॉक प्राइस और कंपनी के ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर एट द एंड हम वीडियो को समराइज करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल के बेस पे आज की डेट में क्या हमें पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, क्या नेगेटिव साइंस दिख रहे हैं, उस सब की हम एक समरी एट द एंड वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैं रेगुलरली ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस लेके आता रहूंगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को किस तरह से एनालाइज करते हैं और साथ ही साथ किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अपसाइड डाउन सारा कुछ आपको पता लग सकेगा इस वीडियो से। और अगेन कोई भी इसमें बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको एक स्टॉक के बारे में जितनी मैं जानकारी दे सकूं वो मेरा यहाँ पे उद्देश्य है इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। तो अगर देखें हम मेदांता एक हॉस्पिटल है, जैसा कि नाम आप में से काफी लोगों को पता होगा। ये नॉर्थ इंडिया साइड में इनके ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। फिर अगर हम बात करें स्पेशलिटीज में काफी ऑपरेट करता है, कार्डियक साइंसेज हो गए, न्यूरो साइंसेज, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट, जो कि हायर और कॉम्प्लेक्स केयर जो है वो सर्विसेज वहां पे ही ऑपरेट करता है, जो कि हायर रेवेन्यू भी इनके लिए जनरेट कर पाते हैं। उसका रीजन यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका आरपीओ यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इज अराउंड 65,000 प्लस, जो कि नॉर्मली 40-45,000 के आसपास या 50,000 के आसपास अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये 65-70,000 के आसपास हो तो यानी कि कंपनी सुपर स्पेशलिटीज में ऑपरेट कर रही है। तो आज की डेट में कंपनी के पास 6 हॉस्पिटल्स हैं जो कि नॉर्थ और ईस्ट इंडिया फोकस्ड हैं। तो करंट लोकेशन अगर हम बात करें, गुरुग्राम हो गया, नोएडा, लखनऊ, पटना, इंदौर। उसके बाद अगर हम न्यूली जो नए इनके हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो मुंबई, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली साइड में और 2-3 हॉस्पिटल आ रहा है, जिससे कि कंपनी धीरे धीरे ज्योग्राफिकली नए एरियाज में एक्सपैंड कर रहा है। क्योंकि एक एरिया में एक्सपेंशन हॉस्पिटल होने से कई काफी बार कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है, और अगर उस एरिया में कंपटीशन बढ़ जाए या कुछ किसी वजह से कुछ स्लो डाउन हो जाए तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी को। फिर अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के अलावा, कंपनी फार्मेसी ऑपरेट करती है, होम केयर और लैब्स भी ऑपरेट करते हैं, जिसमें खुद के टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, ये सब कंपनी खुद करती है। फिर जो इनका ब्रांड नेम है वो है मेदांता, जो कंपनी का नाम है वो है ग्लोबल हेल्थ। तो मेदांता नाम से इनके हॉस्पिटल, अगर आप में से कोई दिल्ली साइड में रहता है तो आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, आज के डेट में 3435 बेड्स है कंपनी के पास, जिसमें से 64% ऑक्यूपेंसी रेट है, यानी कि हर 100 बेड में से 64 बेड जो है वो ऑक्यूपाइड है पेशेंट द्वारा, बाकी के 36 आज भी इनके पास हेडरूम है ग्रो करने के लिए। तो हेडरूम ग्रोथ के लिए काफी है। और अगर ये ऑक्यूपेंसी यहाँ से सपोज 70-75 की ओर जाता है, 72 की तरफ जाता है, तो ये आरपीओ एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड भी इनका ऊपर जाएगा और इनका रेवेन्यू काफी तेजी से वहां पे ग्रो कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया नंबर 1 प्राइवेट हॉस्पिटल का इनको अवार्ड मिला है 5-6 साल लगातार। फिर जो इनका 93% रेवेन्यू जो वो डोमेस्टिक से आता है, जैसा कि इंटरनेशनल पेशेंट्स जो है वहां से 6-7% इनका जो रेवेन्यू वो आना शुरू हुआ है, और धीरे धीरे कंपनी का फोकस है ये रेवेन्यू थोड़ा और बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे काफी सारी कंट्रीज है वहां से लोग ट्रैवल करके इंडिया आते हैं हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर
ऑन रीजनेबल प्राइस लेवल्स पे मिल जाती है। तो इसलिए काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं इंडिया में आके हेल्थ केयर करवाना। कोई मेजर ट्रांसप्लांट हो गया, कोई मेजर ऑपरेशन हो गया, तो उसके लिए काफी सारे लोग ट्रैवल करते हैं और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ से धीरे धीरे इन फ्यूचर रेवेन्यू इनका और बढ़ेगा। फिर अगर हम देखें 48.5% ग्रोथ इन इंटरनेशनल पेशेंट रेवेन्यू, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियरली यहाँ से एविडेंट है कि कंपनी इस सेगमेंट पे फोकस है कि जो मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं वहां से कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सके। तो चलिए ये ओवरव्यू था हमारा बिजनेस का कि बिजनेस क्या करता है। उसके बाद फिर अगर हम देखें फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल में हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं ग्रोथ, फिर हम बात करेंगे मार्जिन्स की, इन दोनों के हम पिछले 5 साल और पिछले 4 क्वार्टर में किस तरह से रहे उसकी बात करेंगे। फिर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे जिसमें हम आरओसी और आरओई को का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की एनालिसिस करेंगे। फिर हम डेट टू इक्विटी की, तो यहाँ पे ये रेशियोज क्या क्या बताते हैं यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है। अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आपको समझ नहीं है कि ये रेशियोज किस चीज के बारे में है, तो आप इस टॉपिक को पढ़े। जैसे कि रिटर्न रेशियोज जो वो कंपनी की एफिशिएंसी को बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने कैपिटल को इस्तेमाल करके जो उससे रिटर्न्स है वो जनरेट कर पा रही है। इसी तरह ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ये बताता है कि कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कमा रही है उसमें से कितना कैश जनरेट कर पा रही है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल होती हैं लेकिन कैश फ्लोज उनका नेगेटिव होता है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है क्योंकि उसमें कंपनी ने सेल कर दिया, प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन प्रॉफिट का कैश नहीं आ रहा है, या वो रिसीवेबल में फंस जा रहा है या वो वर्किंग कैपिटल में या इन्वेंट्री में कहीं ना कहीं फंस जा रहा है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। फिर डेट टू इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि कंपनी का आज के डेट में इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कहाँ पे है, क्या वो सही लोअर साइड में है, क्या वो हायर साइड में है, तो उसका हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ रेट्स की। तो अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखें तो पिछले 2 सालों में 3 सालों में रादर नीचे को आया है, लेकिन उससे पहले 2021 से लेकर 2023 तक ये काफी सॉलिड ग्रोथ था। सो 2 साल यहाँ पे काफी सॉलिड ग्रोथ दिया और वो 2 साल आई थिंक आईपीओ के साल थे और उसके बाद अगर आप देखें तो ग्रोथ डाउनवर्ड्स गया है। और इवन अगर आप पिछले 4 क्वार्टर के देखें तो मिड टीन्स टाइप ऑफ ग्रोथ कंपनी में दिख रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि 20-22-25% का ग्रोथ कंपनी कंटिन्यू कर सकती है, ऐसा दिखा नहीं है पिछले 4 क्वार्टर में। अगेन अगर ऐसा हो जाए इन फ्यूचर तो अच्छी बात है। और सेम ट्रेंड अगर हम देखें तो पैट ग्रोथ में भी इसी तरीके का ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2-3 साल बम्पर ग्रोथ थी, फिर अब पिछले 2-3 साल ये मिड टीन्स टाइप ग्रोथ आ गई है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा आया है, लेकिन अगेन आई डोंट नो कि कितना सस्टेन कर पाएगा क्योंकि इनका फ्यूचर में कुछ कैपेक्स आ रहा है, उसकी वजह से इनके आई थिंक मार्जिन शायद इंपैक्ट हो जाएं। तो अगेन ग्रोथ रेट उतने कोई अच्छे नहीं दिख रहे। अगर हम एज कंपेयर टू वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस की भी हम बात करेंगे कहाँ पे वैल्यूएशंस आज की डेट में है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट्स देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे और इंप्रूवमेंट चाहिए एज कंपेयर टू पास्ट। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जब 2 साल ग्रोथ आया था तो ये देखिए आईपीओ के बाद 2022 से लेके जब 23 तक ग्रोथ आया था तो ये फरवरी 24 तक काफी तेजी से भागा था। आई थिंक 400-500 का शेयर जो था वो अराउंड 1500 के आसपास पहुंच गया था। अब उसके बाद ये देखिए फ्लैटिश है। उसका रीजन यही है कि एक तो यहाँ पे अगर आप पीई रेशियोज देखें तो पीई रेशियो 90 पे पहुंच गया था जो कि स्टार्टिंग में 50 के आसपास था, आज फिर वो 50 के आसपास आ गया। अगर इन फ्यूचर ग्रोथ इंप्रूव होती है तो शायद यहाँ पे वैल्यूएशंस भी थोड़े और एक्सपैंड कर जाएं, लेकिन आज के डेट में भी वैल्यूएशन चीप नहीं है, उसकी भी हम बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ देखें तो ठीक ठाक ग्रोथ है, कोई उतना अच्छा नहीं है, मिड टीन टाइप ऑफ ग्रोथ है। तो मिड टीन टाइप इन एब्सोल्यूट टर्म इट्स अ गुड ग्रोथ। एब्सोल्यूट टर्म में अगर देखें तो अच्छा ग्रोथ है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कुछ और हॉस्पिटल्स के साथ या फिर कंपनी के वैल्यूएशंस के साथ तो फिर इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें मार्जिन्स की तो मार्जिन्स बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए हैं। अगर हम 5 साल की एवरेज देखें तो 21.6% की एवरेज है, लेकिन अगर हम पूरे FY25 का देखें तो 24% पे पहुंच गया है। और इवन पिछले 4 क्वार्टर में मार्जिन्स काफी स्टेबल हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों में मार्जिन्स में काफी इंप्रूवमेंट आया है। ये देखें तो ये 2021 तक ये सिर्फ 13-14% तक के EBITDA मार्जिन करते थे। उसके बाद जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा इनका तो इनके मार्जिन ये जो है 24-25% तक भी पहुंच गए। तो अब इन फ्यूचर यहाँ पे एक रिस्क भी है मार्जिन में कि मार्जिन आज के डेट में हायर साइड में चल रहे हैं और इन फ्यूचर जैसे इनके केपेक्स आएंगे तो उसमें इनको नई स्टाफ हायर
हायरिंग होगी, डेप और जो दूसरे ऑपरेशनल खर्चे होते हैं वो हो गए। तो जैसे जैसे उनका रैंप अप नीचे गिरेगा नए हॉस्पिटल्स की वजह से, तो शायद मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक नए हॉस्पिटल स्केल नहीं करते। उसकी बात हम की रिस्क फैक्टर्स में भी करेंगे कि किस तरह से इनके मार्जिन इन फ्यूचर इंपैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, अगर मार्जिन के बाद हम बात करते हैं आरओई और आरओसीई की, तो बहुत ही अच्छा जंप दिखा दोनों में। अगर हम आरओसीई देखें तो 8.5% था 2021 में, 16.8 हुआ 2022 में, 17.93, फिर 21.8 और 21.58। आज के डेट में 20.54% पे चल रहे हैं इनके आरओसीई। और उसका रीजन क्या है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो काफी तेजी से ग्रो किया, उसी वजह से इनका आरओसीई बढ़ गया। और सेम ट्रेंड हमें आरओई में देखने को मिलेगा, जो कि 2% था, फिर 12.2 हुआ, 13.42, 16.44, 14.2 और आज के डेट में 15.15 पे है। तो मिड टीन टाइप ऑफ आरओई है और अराउंड 20% के आसपास आरओसी है, जो कि दोनों ही काफी सॉलिड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू इनके पीयर्स। अगर हम देखें तो वहां पे काफी जगह 22-25% के आरओई भी देखने को मिल रहे हैं हमें। तो इसलिए जो है आज के डेट में अच्छा है, लेकिन देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो आरओई और आरओसी दोनों में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, और इन फ्यूचर जैसे जैसे इनके नए प्रोजेक्ट आएंगे, अगर वो टेम्पररली इनके मार्जिन को कंप्रेस करते हैं, तो शायद इनके रिटर्न रेशियोज भी थोड़े टाइम के लिए कंप्रेस हो जाए, डिप्रेस नजर आए आपको। कि हो सकता है ये जो आज 20% का आरओसी दिख रहा है आपको, हो सकता है जैसे नए हॉस्पिटल्स आते हैं तो ये हो सकता है 17-18% पे गिर जाए थोड़े टाइम के लिए, या इवन थोड़ा और नीचे गिर जाए। आई डोंट नो कि कितना गिर सकता है, लेकिन थोड़ा इस पे फर्क जरूर आ सकता है, और सेम आरओई पे भी आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक प्राइस पे भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा हमें। उसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्लोज की, तो बहुत ही सॉलिड कैश फ्लोज हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड है। कैश फ्लो बहुत ही, यहाँ पे अगर आप देखें तो रेशियो की अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल के एवरेज, तो 81.48% का कन्वर्जन है। और आई थिंक एवरी ईयर अगर हम इनकी बात करें तो 67.9% का इनका मिनिमम था। उसके अलावा 100% का कन्वर्जन, 122% का कन्वर्जन, 75.64% का कन्वर्जन, फिर 70.4% का कन्वर्जन। तो कन्वर्जन काफी सॉलिड है। ओवरऑल कैश फ्लोज काफी सॉलिड है, हमें कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी की, तो डेट लेवल पे कंपनी नेट डेट फ्री है। आज की डेट में कंपनी के पास बैलेंस शीट में नेट, अगर इनके डेट को माइनस करें, उसके बाद 794 करोड़ का कैश बचता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आईपीओ के बाद ये आई थिंक डेट फ्री हुए थे। तो 2023 में इनका आईपीओ आया था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो रेगुलरली इन्होंने अपना डेट कम किया है। और उसके बाद अगर हम देखें आज की डेट में, अगर हम सितंबर 2025 की बात करें, तो अराउंड आई थिंक 527 करोड़ का डेट है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम कैश की बात करें तो 1200 करोड़ का कैश है। तो अराउंड रफली 600 to 700 करोड़ का इनका बस नेट कैश है। तो कंपनी आज के डेट में नेट कैश पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, ग्रोथ थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू वैल्यूएशन। अगेन एब्सोल्यूट टर्म में अगर आप देखें तो ग्रोथ फिर भी अच्छा है, 15-17% का ग्रोथ कंपनी कर रही है, जो कि काफी अच्छा है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्लोज की, डेट टू इक्विटी की, रिटर्न रेशियोज और मार्जिन, वो काफी सॉलिड लग रहे हैं मेरे को, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, अगर अब हम वैल्यूएशंस के बाद बात करते हैं इनके, सॉरी फंडामेंटल्स के बाद इनकी बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस देखें तो पिछले 3 साल का एवरेज पी 62.5 है। उसका रीजन क्या है 3 साल का, कि 3 साल हुए कंपनी को लिस्ट हुए, और इसका हाई होने का रीजन क्या है कि इनका पास में काफी ज्यादा पी गया था, बीच में आई थिंक 90 के आसपास चला गया था। तो यहाँ, हाँ, पीक में 88 था, तो इस वजह से इनका एवरेज हाई है। तो एवरेज ही हाई है। तो अगर हम आज की डेट में देखें तो पी लाइक कंपेयर टू एवरेज कम नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप ग्रोथ को कंपेयर करेंगे और इन फ्यूचर जो मार्जिन पे रिस्क आ सकता है उसको कंपेयर करेंगे, तो वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा हायर साइड में है। अगर ये थोड़ा और मॉडरेट होता है तो शायद ये एक बाइंग रेंज में आ सकता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद एनालिसिस करना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर अगर हम बात करें प्राइस टू सेल्स की, तो 3 साल का एवरेज 8.6% का है, और आज की डेट में 7.9 पे है, तो ये भी एवरेज से कम है। और फिर अगर हम बात करें प्राइस टू बुक की, तो उसमें भी देखिए 3 साल का एवरेज 10.2 का है, और आज की डेट में 8.6 पे चल रहा है। तो तीनों रेशियोज के अगर हम देखें कि वो एवरेज से कम है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो स्टिल दे आर ऑन द हायर साइड। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन चीप हो गया है या वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर थोड़ा और मॉडरेट होता है तो शायद ये एक अच्छा बाइंग रेंज में आ सकता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ से स्टॉक चल भी सकता है। अब 50 का अगर पी को 100 हो जाए तो मेरे को मत बोलना, क्योंकि
मैं आज के हिसाब से अपने व्यू के हिसाब से देख रहा हूँ कि वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है। अगेन काफी बार क्या होता है कि वैल्यूएशन हमें हाई लगता है लेकिन हाई वैल्यूएशन और हाई हो जाता है। तो ये आपको खुद एनालिसिस करना है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी 25 से 30% का ग्रोथ कर पाएगी तो शायद वैल्यूएशन मेरे हिसाब से सही है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ग्रोथ रेट यही 15-17% पे रहते हैं तो उस हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है। तो फिर अगर हम बात करें प्राइस ट्रेंड की, तो प्राइस ट्रेंड में वो क्लियरली रिफ्लेक्टेड है कि वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ रेट उतना है नहीं। आरएसआई और आरएसए की बात अगर हम करें तो वो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इनका देखें, ये देखिए, तो आर एस आई यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 के अंडर आज के डेट में कितना 46 पे चल रहा है। तो आर एस आई 46 पे चल रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू निफ्टी भी इनके पुअर है। रिसेंटली इन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दिखाया है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट। तो जो रिटर्न्स है पिछले 3 से 6 महीने में, तो ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में काफी खराब है वहां पे। उसके बाद अगर हम देखें तो रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, तो ये यहाँ पे एक बहुत ही हाई डिस्ट्रीब्यूशन वीक जिसे हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन की सेलिंग यहाँ पे दिखाती है कि एवरेज वॉल्यूम्स, अगर हम यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स पे ध्यान दें, वॉल्यूम्स पे, तो यहाँ पे अगर मैं आई थिंक, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम बार नीचे, तो एवरेज से वो काफी हाई चल रहा है। नियरली मोर देन ट्वाइस द एवरेज वॉल्यूम्स पे स्टॉक यहाँ पे 6-7% गिरा इस वीक में, जो कि दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन की सेलिंग चल रही है स्टॉक में। तो जब भी ऐसा सेलिंग प्रेशर आता है तो स्टॉक प्राइस जनरली थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करता है, और अगर ग्रोथ वहां पे नहीं आती इन फ्यूचर तो शायद वो अंडर परफॉर्मेंस लंबे टाइम के लिए भी जा सकता है। फिर अगर हम देखें फंडामेंटल रीजंस फॉल के बिहाइंड, फॉल के पीछे क्या हो सकते हैं, वो है हाई वैल्यूएशन। जैसा कि हमने बात किया कि हाई वैल्यूएशन था यहाँ पे। अगर हम बात करें जब से स्टॉक गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 60-70 का 80 का मल्टीपल और 15% का ग्रोथ, 17% का ग्रोथ, तो वो काफी जस्टिफाइड नहीं है वैल्यूएशन वहां पे। फिर अगर हम देखें पुअर ओवरऑल मार्केट कंडीशन, रिसेंटली मार्केट भी काफी खराब रहा है। फिर अगर हम इनकंसिस्टेंट ग्रोथ एंड मॉडरेट रिटर्न रेशियोज, तो मिड टीन रिटर्न रेशियोज हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में बुरे नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें वैल्यूएशन के हिसाब से तो मिड टीन ग्रोथ और मिड टीन जो रिटर्न रेशियोज और पी रेशियो 70-80 का और मार्केट कैप टू सेल 10 टाइम का, वो काफी बड़ा मिसमैच हो जाता है। तो वहां पे फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। काफी बार यहाँ पे ऐसे सिचुएशन के बाद स्टॉक लंबे टाइम के लिए अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। अगेन आपको खुद एनालिसिस करना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, कि लगे कि प्राइस ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आप जरूर स्टॉक को लें, मेरे कहने पे ना जाएं। मैं आपको आज के हिसाब से व्यू दे रहा हूं। सपोज कल को स्टॉक में कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाती है और स्टॉक दूसरी साइड चले जाता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद अगर हम देखें तो करंट प्राइस ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज assessed as weak and is not showing signs of पॉजिटिव मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो क्लियरली ये डाउन ट्रेंड में लग रहा है। प्राइस में अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। साइडवेज ट्रेंड विद डाउनवर्ड बायस, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पे डाउनवर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब आई डोंट नो कि कितना करेक्शन यहाँ से आएगा। अगेन यहाँ से हो सकता है स्टॉक दोबारा चल भी जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक डाउनवर्ड मूवमेंट में गया था, उसके बाद 1200 का स्टॉक फिर 1000 पे गया था, यानी कि 15-20% का और करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है इस लेवल से, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है और स्टॉक प्राइस का ट्रेंड भी जो है वो वीक नजर आ रहा है। अगेन स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर भी चल सकता है, उसको आप नहीं बोल सकते कि यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन आज के हिसाब से थोड़ा सा जो प्राइस मोमेंटम है वो वीक नजर आ रहा है। तो फिर हम प्राइस मोमेंटम के बाद बात करते हैं की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे पहले बात करें कि अवार्ड विनिंग ब्रांड विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, नेट कैश पोजीशन है कंपनी की, और ब्रांड नेम काफी स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में, तो बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर देखें कंपनी एक्सपेंशन पे काफी फोकस्ड है। आज की डेट में 3400 बेड्स पे है और इन फ्यूचर ये 6000 बेड्स तक जाना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 सालों में, आई थिंक 4 सालों में, 4 सालों में अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, तो 4 सालों में ये नियरली डबल करना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी। उसके बाद अगर कैश कन्वर्जन की बात करें वो भी काफी स्ट्रांग है। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे जो इनका डेवलपिंग, ये देखिए स्पेशलिटी का मिक्स चेंज हो रहा है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो 19.8% था Q2 FY25 में। अदर स्पेशलिटीज की अगर हम बात करें फिर 20.3 हुआ, अब 20.5% हुआ। तो जो पहले डिपेंडेंस थी, हार्ट हो गया, कैंसर हो गया, डाइजेस्टिव, न्यूरोलॉजी, तो इन सब पे जो डिपेंडेंस थी वो थोड़ी कम हो रही है। अदर स्पेशलिटीज का मिक्स इंप्रूव हो रहा है, और जैसे जैसे ये इंप्रूव होता है तो एवरेज रेवेन्यू पर बेड भी इंप्रूव होगा इनका, जिससे कि इनका ओवरऑल रेवेन्यू काफी अच्छा बूस्ट उसमें मिल सकता है। और इस इन स्पेशलिटीज में मार्जिन भी अच्छे होते हैं, तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके जो नए डेवलपिंग हॉस्पिटल्स है, वहां पे अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो काफी स्ट्रांग है। ये देखें, जो जो इनके पुराने हॉस्पिटल है वहां पे ग्रोथ रेट काफी खराब है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5.4% का ग्रोथ आया, जो ऑलरेडी डेवलप्ड मेच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन जो अंडर 6 ईयर हॉस्पिटल्स है वहां पे ग्रोथ रेट काफी स्ट्रांग है, चाहे आप रेवेन्यू लेवल पे बात करें, चाहे आप इबिटा लेवल पे बात करें। तो ग्रोथ रेट्स वहां पे काफी स्ट्रांग है और ये कंटिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो वहां से इनका ग्रोथ रेट आएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें आरपोब की, यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, तो जो पुराने हॉस्पिटल्स है वहां पे 73,000 का है Q2 FY26 में, और जो नए हॉस्पिटल्स है वहां पे सिर्फ ये 54,900 का है। तो जैसे जैसे नए हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपेंसी रेट इंप्रूव होगा, वैसे वैसे यहाँ पे आरपो भी इनका बढ़ सकता है, और जैसे आरपो बढ़ेगा तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। तो ये दो ट्रिगर्स हैं इनके। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे देखें नया हॉस्पिटल आ रहा है मुंबई में, जो जिसकी बेडिंग कैपेसिटी अराउंड 750 बेड की होगी। तो ये आई थिंक, आई डोंट नो कि कब ये ऑपरेशनल होने वाला है। आई थिंक इनकी चेक करनी पड़ेगी कि कब इन्होंने बोला है, इनके कॉन कॉल में जाके देखना पड़ेगा कि कब ये ऑपरेशन हो सकता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कंपनी की, यहाँ पे देखिए कंपनी ने डिटेल्ड प्लान दिया है कि किस तरह से ये आने वाले 2-3 सालों में, 4 सालों में बेडिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो FY28 तक का इनका टारगेट है अराउंड 6400 बेड्स का, जो कि आज 3400 के आसपास है। तो यानी कि 3000 बेड से ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें डेवलपमेंट के साथ साथ रिस्क भी है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 सालों का इन्होंने टाइमलाइन दिया है, अराउंड 4120 करोड़ का केपेक्स होगा 5 सालों में। तो अब जब ऐसे केपेक्स होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल आएगा तो पहले दिन से ऑपरेशनल हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो उसमें स्टाफ हायरिंग है, जो डॉक्टर को हायर करना है, जो इक्विपमेंट लाने हैं, उसका खर्चा पहले दिन से शुरू हो जाएगा। तो जैसे 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 इनका ये अग्रेसिव केपेक्स होता है, वैसे वैसे इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा और इनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो उस वजह से टेम्पररी मे बी 1-2 या 3 सालों के लिए इनके मार्जिन शायद कंप्रेस हो सकते हैं। अगेन आई डोंट नो कि किस तरह कंपनी इसको मैनेज करेगी, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर नजर आ रहा है इस केपेक्स से, क्योंकि बड़े केपेक्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम भी आता है। और काफी बार अगर इनके मार्जिन सपोज आज की डेट में जो 23-24% के आसपास चल रहे हैं, अगर ये 20% के आसपास या 21% के आसपास आ जाते हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट होगा, और इनके जो वैल्यूएशन आज को आपको 50 का पी दिख रहा है, वो अपने आप 60-70 का चला जाएगा, और फिर वहां से और करेक्शन स्टॉक में देखने को भी मिल सकता है। अगेन ऐसा होगा कि नहीं होगा, नो वन नोस, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर जरूर आपको माइंड में रखना है अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो डिटेल्ड कंपनी ने प्लान दिया है कि कहाँ कहाँ कितना कितना केपेक्स होगा। अगर आप चाहें तो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जाके ये डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितना ये केपेक्स करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें की रिस्क फैक्टर्स की, तो जैसा कि सबसे पहले मैंने बोला कि वैल्यूएशन हायर साइड में नजर आ रहे हैं और प्राइस मोमेंटम भी वीक है। तो प्राइस मोमेंटम वीक और वैल्यूएशन हाई, ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है जब भी कोई स्टॉक गिरता है, क्योंकि अगर प्राइस मोमेंटम वीक रहता है तो 15-20% का करेक्शन किसी भी स्टॉक में आने का कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो 15-20% करेक्शन, और उसके बाद अगर वो टाइम करेक्शन में चला जाए, हो सकता है यहां से ग्रोथ आ जाए, लेकिन फिर स्टॉक रिकवर ना करे, टाइम करेक्शन में चला जाए, वैल्यूएशन और चीप होने का वेट करे। तो उसके बाद ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर नजर आ रहा है। उसके बाद फिर बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जैसा कि केपेक्स तो कंपनी ने अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद जैसा मैंने बात किया कि केपेक्स के साथ इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, इनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, उस वजह से इनके मार्जिन जो हैं वो टेम्पररली हिट ले सकते हैं। अगर मार्जिन में हिट आता है तो ये एक और बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आ सकता है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उनका एक्सपेंशन आता है तो वहां पे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन में फोकस्ड है, तो वहां पे इनके लिए प्राइसिंग वॉर भी हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन ऐसा होगा
होगा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स की डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और आज भी बेड की कैपेसिटी काफ़ी कम है, और स्पेशलाइज्ड जो ऑपरेटर्स हैं उनके उनके अगर बेड्स की बात करें तो वो और भी कम है। तो ऐसा तो शायद नहीं होगा, लेकिन ये दो तीन बड़े रिस्क फैक्टर मेरे को नजर आ रहे हैं। अगेन ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, नो वन नोज, लेकिन ये कुछ इन फ्यूचर आपको माइंड में रखना है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए फिर अब हम आ जाते हैं वीडियो की समरी पे। तो फंडामेंटल्स हमें ओवरऑल काफी सॉलिड लग रहे हैं। ग्रोथ गुड है, ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। अगर 20-22% का कंसिस्टेंट ग्रोथ होता तो हम बोलते कि अच्छा है, लेकिन इन फ्यूचर ग्रोथ इंप्रूव हो सकता है क्योंकि कंपनी अग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। और रिसेंटली इनका जो नोएडा का हॉस्पिटल है वो अभी शुरू हुआ है, तो वहां से जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो वहां से ग्रोथ बढ़ सकता है। और जैसे जैसे इनका ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो भी आज 64% है, जैसे अगर वो 70 के आसपास जाता है तो वहां से भी इनका रेवेन्यू को काफी बूस्ट मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, आज के डेट में नियरली पीक लेवल पे हैं। तो पीक लेवल पे रिस्क भी होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रेंथ भी होती है, तो ये आपको खुद एनालाइज करना है कि मार्जिन यहाँ से थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आज के डेट में मार्जिन काफी सॉलिड है। फिर अगर हम बात करें रिटर्न रेशियोज की, तो रिटर्न रेशियोज की जो है वो आज के डेट में अच्छे हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन के कंपैरिजन में देखें और तो थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कैश फ्लोज की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लोज बहुत ही स्ट्रांग है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स हमारे बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा ग्रोथ अगर इंप्रूव होता है तो वो और अच्छे हो जाएंगे। बात करें हम वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस ठीक है, उतने खराब नहीं है जो कि आज से 3-4 महीने पहले थे। 70-80 का मल्टीपल, 10 टाइम से ऊपर का सेल्स, लेकिन फिर भी वैल्यूएशंस उतने चीप भी नहीं है कि ये मतलब ब्लाइंड बाय हो गया कि हाँ भाई 20% का ग्रोथ है और 25 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है, या 4 टाइम प्राइस टू सेल्स स्टॉक मिल रहा है, 30% का EBITDA मार्जिन है, ऐसा नहीं है। तो मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा, नए हॉस्पिटल्स आएंगे और उसके बाद फिर जो इनकी स्पेशलिटी सर्विसेज उसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट होगा, तो वहां पे इनके जो वैल्यूएशन थोड़े और चीप नजर आएंगे इन फ्यूचर, और ग्रोथ रेट भी इंप्रूव हो सकते हैं और मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर हम कंपेयर करें वैल्यूएशंस को ग्रोथ रेट्स और इनके जो रिटर्न रेशियोज है उनके हिसाब से, थोड़े से वैल्यूएशंस जो हैं वो एलिवेटेड लेवल पे नजर आ रहे हैं। सपोज यहाँ से 10-15%, 20% का करेक्शन आए, एक दो क्वार्टर में ग्रोथ आ जाए, तो फिर वैल्यूएशन थोड़े और रीजनेबल लगने लग जाएंगे। अगेन यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन मैंने बोल दिया महंगा है तो आप ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं आप जरूर स्टॉक को लें, अगर आपको लगता है स्टॉक में दम लग रहा है तो आप जरूर लें, ऐसा मेरे कहने पे ना ही कोई बाइंग का डिसीजन लें ना ही कोई सेलिंग का डिसीजन लें। फिर अगर हम बात करें प्राइस ट्रेंड की, तो यहाँ पे क्लियर वीकनेस नजर आ रही है अपने को कि डाउन ट्रेंड में प्राइस है, RSI दोनों वीक नजर आ रहे हैं। रिसेंटली हैवी वॉल्यूम सेलिंग आई है जो कि दर्शाती है कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, क्योंकि रिटेल अगर सेल करेगा तो इतनी हैवी वॉल्यूम नहीं होगी जनरली किसी भी स्टॉक में, तो उससे हमें लगता है कि जो सेलिंग्स है वहां पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग प्रेशर है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ओवरऑल प्राइस ट्रेंड भी पुअर है, वैल्यूएशन थोड़े से हाई है, उतने खराब नहीं है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है कंपनी के। तो ये था हमारा वीडियो का समरी। फिर इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर में मैं आपके लिए इसी तरह डिफरेंट स्टॉक्स पे एनालिसिस लेके आता रहूंगा। और सपोज आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ऐसा एनालिसिस चाहिए तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे को वो बिजनेस समझ आता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बहुत जल्द ऐसे एक और स्टॉक एनालिसिस के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।